नमस्कार। सोचिए, क्या कोई जहर दवा बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन संस्कृत ग्रंथ के पन्नों को पलटेंगे जो हमें कीमियागरी की एक हैरान कर देने वाली दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां पारे जैसे घातक पदार्थ को जिंदगी देने वाली औषधि में बदला जाता था। चलिए इस रहस्यमयी प्रक्रिया को समझते हैं। तो इस ग्रंथ की शुरुआत ही एक बड़े पावरफुल श्लोक से होती है। जरा सोचिए, एक एलिमेंट के बारे में क्या कहा जा रहा है। ये सभी रोगों का विजेता है, शक्ति देने वाला है। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसे तैयार करता है तो ये शरीर और धातुओं दोनों को पूर्णता प्रदान करता है। ये श्लोक सिर्फ पारे यानी पारद की जबरदस्त शक्तियों के बारे में नहीं बताता, बल्कि एक रहस्यमयी माहौल भी तैयार करता है। ये सिर्फ एक दवा का जिक्र नहीं है, ये परफेक्शन का वादा है। और ये जो कीमियागरी थी, ये सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस प्राचीन सोच के हिसाब से हर मेटल का, हर धातु का आसमान में एक कॉस्मिक ट्विन था। जैसे तांबा सूर्य की एनर्जी से जुड़ा था, तो चांदी चंद्रमा की ठंडक से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पारे पर काम करना सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस नहीं था, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की शक्तियों को बैलेंस करने जैसा था। तो ठीक है, इस दिव्य एलिमेंट को इस्तेमाल तो करना है, पर उससे पहले उसे प्योर करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। और ये कोई मामूली साफ सफाई का काम नहीं था। ये एक बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया थी, जिसका एक ही मकसद था, कच्चे पारे के हर एक दोष को निकालकर उसे कीमियागरी के लिए तैयार करना। तो चलिए इस अग्नि परीक्षा के पहले चरण पर नजर डालते हैं। ये प्रोसेस सच में सब्र का इम्तिहान था। जरा इमेजिन कीजिए, पहले तो पारे को 3 दिन तक खट्टे दलिया के साथ स्टीम किया जाता है। फिर शुरू होता है पीसने का एक लंबा दौर, पहले एलोवेरा के साथ, फिर चित्रक और काकामाची जैसी जड़ी बूटियों के रस के साथ, और फिर त्रिफला और नमक नींबू के साथ। हर एक स्टेप का मकसद था पारे की गंदगी को, उसकी अशुद्धियों को बाहर निकालना। और आखिर में इसे खास 2 मंजिला बर्तन में डिस्टिल किया जाता था, जहां शुद्ध पारा भाप बनकर ऊपर इकट्ठा हो जाता था और अपनी सारी कमियों को पीछे छोड़ देता था। तो ये सिर्फ क्लीनिंग नहीं थी, ये था एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। प्रक्रिया से पहले पारा जहरीला था, उसमें कमियां थी। लेकिन इस पूरी अग्नि परीक्षा के बाद उसे एक नया नाम मिला, दोष विवर्जितः, यानी दोषों से पूरी तरह मुक्त। अब ये कोई साधारण धातु नहीं था, बल्कि कीमियागरी के अगले रहस्यमयी स्टेज के लिए तैयार एक शुद्ध एलिमेंट था। पारा शुद्ध हो गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है अगला स्टेज, जो शायद और भी ज्यादा मिस्टीरियस है, पारे की शक्ति को जगाना। जी हाँ, जगाना। प्राचीन कीमियागरों का मानना था कि पारे को एक मुंह देना होगा, ताकि वो दूसरे पदार्थों को सोख सके, उन्हें पचा सके। लेकिन सवाल तो यही है कि किसी मेटल को भूखा कैसे बनाया जा सकता है? ये तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है ना? पर उन कीमियागरों के पास इसका भी एक हैरान कर देने वाला तरीका था। और इसका जवाब जितना शॉकिंग है, उतना ही कॉन्ट्रोडिक्टरी भी। पारे को भूखा बनाने के लिए उसे जहर के साथ पीसा जाता था। हाँ, जहर। कालकूट और वत्सनाभ जैसे 9 तरह के खतरनाक जहर, या फिर धतूरे जैसे जहरीले पौधे। अजीब बात है ना? पर उनका मानना था कि जहर की ये ताकत पारे की दूसरी धातुओं को पचाने की काबिलियत को जगाएगी। ठीक है, तो अब पारा भूखा हो चुका है, तो उसे खाना भी देना पड़ेगा, है ना? और उसका खाना था गंधक, यानी सल्फर। इस प्रोसेस को कहते थे गंधक जारण, जिसका मतलब है गंधक को पचाना। माना जाता था कि ऐसा करने से पारे की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और ये सब होता था एक खास कच्छप यंत्र में, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम शायद इसलिए कछुए पर रखा गया क्योंकि वो धीमी और कंट्रोल्ड हीट देता होगा। तो इतनी लंबी, इतनी खतरनाक प्रक्रिया के बाद फाइनली वो शक्तिशाली पारा तैयार हो गया। पर सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता था। तो चलिए अब कीमियागर की लैब से निकलकर वैद्य की औषधशाला में चलते हैं और देखते हैं कि इससे कौन-कौन सी बीमारियां ठीक की जाती थीं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ज्वरांकुश रस। नाम से ही पता चल रहा है, ज्वर पर अंकुश लगाने वाला। ये एक ऐसी दवा थी जो हर तरह के बुखार को काबू करने के लिए बनाई गई थी। और इसके इंग्रेडिएंट्स आज के ज़माने में तो बहुत ही अजीब लगेंगे। सोचिए ज़रा, हिरण के सींग का बारीक पाउडर, ज्वालामुखी नाम के एक पौधे का रस, और त्रिकटु यानी 3 तरह की मिर्च का एक तीखा मिक्सचर।
ये हमें दिखाता है कि उस वक्त के वैद्य कुदरत से कैसे कैसे तत्व निकालकर दवाइयां बनाते थे। और बात सिर्फ इंग्रेडिएंट्स पे खत्म नहीं होती थी, डोज भी एकदम प्रिसाइज बताया गया है, एक निष्क। और इसे लेने का तरीका भी बिल्कुल तय था, पान के पत्ते के रस के साथ। मतलब ये कोई अंदाजे का खेल नहीं था, ये एक पूरी सिस्टमैटिक मेडिकल प्रैक्टिस थी। चलिए अब एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स दवा की बात करते हैं। इसका नाम है लोकनाथ रस। और ये किसी मामूली बीमारी के लिए नहीं थी। इसका इस्तेमाल होता था क्षय रोग, मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी गंभीर बीमारियों के लिए, जिसमें शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। ये दवा पहले वाली से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। इसमें पारा और गंधक तो थे ही, साथ में सुहागा, यहाँ तक कि कौड़ी और शंख की भस्म भी एक फिक्स्ड रेशो में मिलाई जाती थी। फिर इस मिक्सचर को एक गजपुट में पकाया जाता था। ये एक खास तरह की भट्टी होती थी जो बहुत तेज और लंबे समय तक आंच देती थी। और जरा डोज की डिटेल देखिए, सिर्फ दवा की मात्रा नहीं, ये भी बताया गया है कि इसे ठीक 29 काली मिर्च के साथ लेना है। 28 नहीं, 30 नहीं, पूरे 29। आखिर इस नंबर का क्या राज था? ये हमें इन नुस्खों की बारीकी और शायद उनके पीछे छिपे न्यूमरोलॉजी की भी एक झलक देता है। लेकिन सिर्फ दवा खा लेना ही काफी नहीं था। इलाज का एक और बहुत जरूरी हिस्सा था, एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। समझिए कि दवा के साथ एक पूरा यूजर मैन्युअल आता था जिसे फॉलो करना ही पड़ता था। ये सिर्फ दवा लेना नहीं था, ये एक पूरा का पूरा रिचुअल था, एक अनुष्ठान। इलाज शुरू होता था किसी शुभ दिन, जैसे कि पूर्णिमा को। पहले लोकनाथ देवता की पूजा की जाती, फिर दवा ली जाती। और उसके बाद के नियम भी उतने ही जरूरी थे। दवा लेते ही तुरंत बिना तकिए के सीधे लेट जाना, और पहले खाने के तौर पर घी के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 निवाले चावल खाना। ये दिखाता है कि इलाज सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी था। और मरीज की तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल जाती थी। खाने में कुछ चीज़ों की इजाज़त थी, जैसे घी, चावल। लेकिन जिन चीज़ों पर पाबंदी थी उनकी लिस्ट बहुत लंबी थी। शराब, खट्टे फल, करेला, दालें, सब कुछ बंद। पर यह सिर्फ खाने पीने की बात नहीं थी। मरीज को गुस्सा करने, चिंता करने या किसी भी तरह की मेहनत करने से भी मना किया जाता था। इलाज के दौरान शरीर और मन दोनों को पूरी तरह शांत रखना होता था। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये वैद्य साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जानते थे। ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि अगर दवा से शरीर में जलन जैसी कोई दिक्कत हो तो क्या करना है। उसके लिए चीनी, गिलोय, खजूर और अनार जैसी ठंडी तासीर वाली चीजें बताई गई हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ आंख बंद करके दवा देने का सिस्टम नहीं था, बल्कि मरीज की कंडीशन पर लगातार नजर रखी जाती थी। यहाँ एक और पावरफुल श्लोक है जो सोने से बनी एक दूसरी दवा हेमगर्भ पोटली रस के बारे में है। कहा गया है कि ये औषधि खांसी, क्षय रोग, अस्थमा और पाचन की समस्याओं को ठीक करती है और पाचन अग्नि को तेज करती है। इससे इन प्राचीन दवाओं के वाइड रेंजिंग असर का पता चलता है। तो मतलब ये साफ है कि ये दवाइयाँ कई तरह की थीं। कुछ बहुत सिंपल थीं, जैसे ज्वरांकुश रस, जिसमें बस 3 मेन चीज़ें थीं। कुछ लोकनाथ रस की तरह ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, और फिर कुछ तो सच में शाही थीं, जैसे वसंत कुसुमाकर रस, जिनमें सोना, चांदी, मोती और मूंगा जैसी कीमती धातुएं और रत्न भी डाले जाते थे। और आखिर में हमें इस पूरी कीमियागिरी, इस पूरी एल्केमी का असली मकसद समझ आता है। ये सिर्फ बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं था, असली गोल था रसायन को हासिल करना। रसायन यानी रिजुविनेशन, एक ऐसी स्टेट जहां बुढ़ापा रुक जाए, बीमारियां पास ना फटकें और शरीर हमेशा जवान बना रहे। ये सिर्फ इलाज नहीं था, ये अमरता की खोज थी। तो आखिर ये था क्या? कोई भूला बिसरा प्राचीन साइंस या फिर एक खतरनाक आर्ट? ये ग्रंथ हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां दवा, जहर और जादू के बीच की लकीर बहुत धुंधली थी। और ये सवाल आज भी हमारे सामने है, एक जहर और एक दवा में असल में फर्क होता क्या है?